सीटीटी सक्सेस क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं मुकेश आप लोग के साथ पुनः एक बार हिंदी शिक्षण शास्त्र के जो 15 नंबर के जो शिक्षण शास्त्र पूछे जाते हैं उसी का डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी हिंदी के जो 15 नंबर जो हिंदी शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं उसी पर मैं अभी सीरीज बना रहा हूं। तो आप लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के जितने भी मेरा सीरीज है उस सभी को देखें, जिससे कि आप 15 में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में, यानी यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो किसके संदर्भ में पूछा गया है, तो बहुभाषी कक्षा के बारे में। अर्थात एक शिक्षक को बहुभाषी कक्षा को किस रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 है कम से कम 2 भाषा में शब्दकोश। आपको पता होगा, यदि मेरा ट्रिक आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ कि शब्दकोश वाला उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी शब्दकोश के बारे में नहीं जाने। आप कितने बच्चे को, मान लीजिए बहुभाषी कक्षा है, आप जानते हैं बहुभाषिक मतलब होता है बहुभाषी, बहुत सारे भाषाओं, तो वहाँ कितने भाषा में आप बच्चों को शब्दकोश देंगे। तो जो एक बार भी मेरा ट्रिक देखे होंगे तो तुरंत उसको छांट लेंगे। फिर है दूसरा में अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तक उपलब्धता। अब बताइए, मान लीजिए बहुभाषी कक्षा है तो आप कितने भाषाओं में पुस्तक उपलब्ध करा सकते हैं बच्चों को, ये संभव नहीं है। फिर ये गलती हो गया आपका। इसके बाद है तीसरा, सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने की अवसर की उपलब्धता, यानी जितने भी बच्चे हैं को अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की, यानी आप सभी बच्चों को अपने भाषा में बोलने का एक अवसर दे सकते हैं। ये आपसे पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, बच्चे को बोल सकते हैं। और चौथा है भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट इत्यादि के। आप कितने भाषा, मान लीजिए आपके कक्षा में 10 भाषा के बच्चे हैं, 10 तरह के बहुभाषिक बच्चे हैं, तो आप 10 भाषा में कविता, कहानी, चार्ट उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। चलिए हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आगे का प्रश्न है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। अक्सर इसमें जो है जितने भी स्टूडेंट थे सभी गलती किए थे कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, सभी लोग लगाए थे जो भाषा में अति शुद्धता वाणी होना। देखिए व्याकरण का जो उद्देश्य हो जाता है, शुद्धता तो होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं अति शुद्धतावादी, यानी अति लगा दिया है, अति शुद्धतावादी। आप क्यों ध्यान देंगे। इसके बाद है व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा। आपको पहले ही बता चुके हैं, जो परिभाषा याद करना बच्चा को बिल्कुल नहीं आप इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कभी भी याद करने वाले चीज को। इसके बाद है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। व्याकरण की जो तत्व है उनका सूची बनाकर के आप क्या कर सकते हैं बच्चे को, क्या आपका उद्देश्य, क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है उद्देश्य है, तो उद्देश्य आपका क्या सूची बनाना ही होता है, नहीं। चौथा है भाषा के प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। बिल्कुल, क्योंकि आप व्याकरण, आप यहाँ बच्चों को क्या करवा रहे हैं, व्याकरण के ज्ञान। और व्याकरण के ज्ञान का उद्देश्य ये हो जाता है कि भाषा प्रयोग में, जब आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ व्याकरण का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप व्याकरण के उद्देश्य को तभी जाकर के पूरा कर सकते हैं। वैसे आपको पता होगा व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है, लेकिन जब आपको व्याकरण का ही उद्देश्य पूछा जाए तो फिर आप भाषा के प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 123 नंबर, अनुस्वार और अनुनासिक, ये 2 चीज है। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों, यानी एक बच्चा है जो कि अनुस्वार और अनुस्वार का प्रयोग करने संबंधी त्रुटि करता है, आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं, को दूर किया जा सकता है। आप एक शिक्षक हैं, कैसे दूर करेंगे। अनुसार वाले शब्दों को सूची बना करके, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके, अनुनासिक का नियम बता करके, छपी सामग्री को समृद्ध वातावरण देकर। देखिए जो छपी आपका जो सामग्री है, जो आपका कोई टॉपिक आप दे रहे हैं उस पर क्या कीजिए। मान लीजिए जो बच्चा अनुस्वार और अनुनासिक नहीं कर रहा है, उसको क्या आप करेंगे, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हो जाएगा कि आप उसका स्वयं सही उच्चारण नहीं करेंगे, बल्कि आप छपी हुई सामग्री जो है उसका एक समृद्ध वातावरण इस तरह से दीजिए। अर्थात उस बालक को आप दृश्य सामग्री दीजिए जिससे बच्चा देख करके अपने उच्चारण में शुद्धता लाए, यानी वो चित्र देखेगा और चित्र से वो क्या करेगा, उस तरह का जो
उच्चारण से संबंधित जो उनको दोष हैं, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक ये उच्चारण संबंधित होते हैं, तो उच्चारण संबंधित दोष को आप सामग्री जो छपी हुई है अर्थात दृश्य सामग्री जो चित्र के माध्यम से उसको बता करके आप सही कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आगे हम देखें, अगला प्रश्न जो है आपका वो है 124। इसमें देखेंगे शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। यानी शैक्षणिक प्रक्रिया का जो आप मूल्यांकन करना चाहते हैं और इनके संदर्भ में किस कथन से सहमति, यानी किस में आप सहमति प्रकट करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, किस में? परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करते हैं। ये बिल्कुल नहीं, आपको पहले भी बता चुके हैं, जो परीक्षा, फेल, डर ये सब कभी भी बच्चा के लिए प्रेरणा का स्रोत बिल्कुल नहीं बन सकता, इसीलिए ये आपका कैंसिल हो गया। दूसरा है बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलता को बच्चों के सिर मढ़ना है। बिल्कुल ही सही है। अब हम देखेंगे भी नहीं किसी ऑप्शन को, क्योंकि यदि कोई भी विद्यालय संगठन या कोई भी शिक्षक यदि बच्चों को इसमें पास फेल के बारे में बताता है तो ये उनकी व्यवस्थागत विफलता है, यानी उनकी व्यवस्था में ये बिल्कुल ही गलत है। और इस गलत का कारण आप डायरेक्ट जो है बच्चे के सिर मढ़े जा रहे हैं, यानी बच्चे पर आप थोप रहे हैं पास फेल का भूमिका, ये बिल्कुल ही गलत है। यानी आप किस कथन से सहमति प्रकट, मैं इसमें सहमति हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 124 का 2 हो जाएगा। क्योंकि आप 3 और 4 ऑप्शन में देख रहे हैं कक्षा 8 तक विद्यार्थी को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण, ऐसा नहीं है क्योंकि RTE 2009 जो है वहाँ 1 से 8 तक फेल नहीं करने का प्रावधान दिया गया है, तो वो पॉजिटिव के लिए दिया गया है, निगेटिव के लिए नहीं, तो उससे आप निगेटिव बिल्कुल ही न निकालें। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 125 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसमें जो पहला है विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, तत्सम शब्दावली, मिश्रित वाक्य रचना। तो देखिए यहाँ जितना भी आपका पॉइंट है 2, 3 और 4 वो किसी न किसी की क्या है व्याकरण से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे बच्चा का हम क्या है विचार की मौलिकता, तो सबसे ज़्यादा महत्व देंगे बच्चा के विचारों की मौलिकता को। चलिए हम 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या 126 में है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो चलती रहती है उसमें आप किस संदर्भ को सबसे ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो इसमें जो है बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा उचित नहीं है। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कक्षा में रोकना नहीं है। RTE 2009 कह रहा है जो कोई भी बच्चे को एक ही कक्षा में हमें नहीं रोकना है। चलिए आगे देखेंगे इसका जो ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 में है क्या, जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं है कि वे सीख जाएंगे। और लास्ट जो है वो है एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होता है। ऐसा बिल्कुल सही है। जो कुछ हम सीखे उन ज्ञान से हम नए ज्ञान को निर्माण करते हैं। आप पढ़े होंगे अनुकूलन में, समायोजन में, जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का काम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। यानी कौन चीज़ को हम महत्वपूर्ण, यानी जब हम कक्षा 8 का पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे तो उसमें किस चीज़ को ध्यान रखेंगे। विद्यागत विविधता का, पाठों की संख्या मैंने नहीं है, सभी व्याकरण तत्व, व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है, प्रसिद्ध लेखक की रचना ये भी नहीं, बल्कि विद्यागत विविधता को ध्यान में रखना है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं 128 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 128 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी ऐसा प्रश्न पूछना जिसका आधार क्या हो पाठ्य पुस्तक हो। इसमें क्या होगा, पाठ्य की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, पाठ्य की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होनी चाहिए,
दूसरा ऑप्शन में है पाठ में दिए गए तथ्य पर ही आधारित होना चाहिए। तीसरा है लिखावट को सुंदर बनाने, यानी एक चीज आप ध्यान दीजिए, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी। यहाँ आप इस ऑप्शन से पाठ्य पुस्तक को कोई इंडिकेट नहीं हो रहा है। स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाली होनी चाहिए, आप स्मरण शक्ति को समृद्ध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडिकेट फिर नहीं है कि इसका जुड़ाव आपको पाठ्य पुस्तक से हो। बस आपका जो ऑप्शन 3 है वो क्या कह रहा है, 2 क्या है, जो पाठ में दिए गए तथ्यों पर आधारित, यानी जो पाठ्य पुस्तक को आधार आप कब मानेंगे, जब आप पाठ में दिए गए तथ्य को आधार मानते हैं, आधारित होगा तो फिर आपका इससे इंडिकेट हो जाएगा, यानी ये इस प्रश्न को, इस के तथ्य को पूरा करवाता है। चलिए हम ऑप्शन समझ गए होंगे कि इसका 2 होगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। 129 नंबर क्वेश्चन जो है वह है संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटि को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, व्याकरण की विविध पुस्तकों पढ़ना, विविध शब्दों की सूची याद करवाना। देखिए हिंदी में आपको पिछले बार भी बता चुके हैं कि हिंदी का यदि मेरा आप कम से कम 10 ये सीरीज आप अच्छा से यदि देख लेते हैं वीडियो, तो ज़रूर आप हिंदी शिक्षण शास्त्र में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक ऐसे हैं जो हम बताऊंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। तो यहाँ देखिए आपको बताए हैं कि व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है तो काट दीजिए, यहाँ याद करने वाला है तो काट दीजिए। अब आपके पास 2 ही चीज बचा, एक विविध भाषा प्रयोग से परिचित और दूसरा है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग। तो यहाँ विविध है लेकिन शब्दों का वाक्य प्रयोग है, लेकिन यहाँ है भाषा प्रयोग, तो इसलिए वाक्य प्रयोग न होकर के क्या होगा, भाषा प्रयोग होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। अगला कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती हैं जो उसे याद किए होते हैं। इसका कारण क्या है, यानी एक श्यामला नाम की लड़की है, तो श्यामला जो है वो क्या करते हैं, तो याद किए होते हैं, जो उसे याद किए होते हैं इसका कारण हो सकता है, यानी वो वही चीज लिखता है जो उनको याद है। तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। स्मरण शक्ति तेज होता तो वही चीज नहीं करता, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। बिल्कुल, क्योंकि जो ये काम कर रहा है वो हमें एक अच्छे सृजनशील बालक की पहचान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितना ही वो याद किया उतना ही बना रहा है, तो ये उसकी कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव को प्रकट करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यानी हिंदी जो सीखेगा उनको कौन ऐसे बालक होगा जो हिंदी सीखने में कठिनाई का अनुभव करेगा। जिनकी मातृभाषा सरल होगा, वो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी भाषा नहीं। तो हिंदी सीखने में उन बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो हिंदी मातृभाषा से भिन्न है, यानी जिनका मातृभाषा हिंदी ना होकर इंग्लिश है, उर्दू है, मैथिली है, बहुत सारे दूसरी भाषा हैं, तो उनके लिए ये कठिन हो जाता है। तो सही उत्तर इसका 31 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में क्या है, तो बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो मुझे वाक्य, नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। दूसरा में है नीचे दिए गए शब्दों का चयन में वचन में बदलिए, तो ये भी यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं तीसरा में, वो है फेरी वाली की आवाज़ सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। यहाँ अभिनय करना हर बच्चा अपने अपने अनुकूल कर सकता है, यानी वो अपने आप में स्वतंत्र है करने के लिए। तो आकलन का ये तरीका सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बालक को आप अभिनय करवा रहे हैं और अभिनय बच्चा अपने स्वतंत्र भाव से अपने मन से करेगा। यहाँ किसी चीज़ को हम
बांध नहीं रहे। आप गणित में पढ़े होंगे मुक्त अंतर खुला अंत वाला प्रश्न, तो यही चीज़ है। इस तरह का हमेशा सीटेट में कभी भी बंधा हुआ क्वेश्चन नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सभी भाषाई कुशलताएं, यानी जितने भी भाषाई कुशलता है वो एक दूसरे से बढ़कर हैं? नहीं, एक दूसरे से अलग तो है ही नहीं। आपको बताएं भाषा का आप कौशल ही समझ लीजिए। भाषा के जो 4 कौशल बताए थे उसमें क्या बताए थे? भाषा के सभी कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, तो यहाँ अलग तो होने की बात ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती और एक दूसरे से संबद्ध है, तो ये प्रभावित करती है, यहाँ नहीं दिया है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से संबंध है, यानी एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ऐसे भी आपको दे सकता है। तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ये सबका सही था। भाषा का प्रमुख प्रकार्य है, कौन से कार्य हैं? प्रतिवेदन, लेखन, भाषण देना, संप्रेषण करना और लेखन क्षमता। यहाँ प्रतिवेदन है तो सिर्फ प्रतिवेदन ही हो गया, भाषण है यानी सिर्फ भाषण हो गया, लेखन है तो सिर्फ लेखन हो। लेकिन एक संप्रेषण के लिए हर चीज़ का जरूरी है। संप्रेषण आप भाषण के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेखन के माध्यम भी और प्रतिवेदन के माध्यम से। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो है क्या है? संप्रेषण का एक माध्यम है। चलिए हम आगे नंबर जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं क्या है। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि हो, यानी आप एक शिक्षक हैं, आप जब कभी भी एक नया पाठ प्रारंभ करते हैं तो आपको किस बात पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए? तो पहला है पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। पाठ के कठिन शब्दों को सैंपट पर लिखकर उनका अर्थ, बच्चों के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, आप उसको इंडिकेट करके मत बताएं जो ये कठिन है। पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं, परिचय लिखवा देने से कुछ नहीं होगा। पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। पाठ से मिलने वाली सीख आप प्रारंभ में ही नहीं बताएंगे, उसको आप अंत में बताएं, यानी आपका ये भी गलत, ये भी गलत। बल्कि पाठ के मूल भाव पर हम सबसे पहले बातचीत कर लेंगे उनसे, और बातचीत के दौरान ही बहुत कुछ बच्चा जान जाता है, सीख जाता है, उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। तो ये था हिंदी की शिक्षण शास्त्र के 15 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप यदि इसी तरह से अपने आप में डिस्कस करते हैं, इस तरह से वीडियो देखते हैं, तो निश्चित तौर पे आप हिंदी में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।